नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील मैं करना चाहता हूं। सत्यहिंदी.com में कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। ये तभी संभव है जब हमारे दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, हमें सराहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। अगर वो हमें थोड़ी आर्थिक मदद भी करेंगे तो हमारा काम थोड़ा और मुश्किल से थोड़ा आसान हो। इसलिए हम अपने दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं कि वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जरूर करें, यह हमारी आपसे गुजारिश है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था, राष्ट्रपति पद के लिए वोट पड़ चुके हैं। अब 21 तारीख को ही नतीजे आएंगे, लेकिन क्या किसी तरीके का कोई सस्पेंस है? क्या किसी को इस बारे में आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गवर्नर द्रौपदी मुर्मू वो अब राष्ट्रपति बनेंगी? लगता नहीं किसी को इस बारे में किसी तरीके का कोई संदेह, कोई शक होगा। यशवंत सिन्हा जो देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, जाने माने राजनेता है, और वो चुनाव की स्थिति क्या है मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर बात करने के पहले एक बात और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदीप धनखड़ कैंडिडेट है और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा जिनका एक शानदार करियर रहा है कांग्रेस पार्टी के जमाने में। कई बार की राज्यसभा सांसद रही हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। और जगदीप धनखड़ जिनका राजनीतिक करियर अगर आप कहें तो 20 साल के बाद 2019 में अचानक जग उठा था, जब उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज है, उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है और उनकी जीत में भी शायद किसी तरीके की कोई शंका नहीं है। राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, चलाएंगे राज्यसभा। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या विपक्ष अभी भी समझने को तैयार है? क्या विपक्ष अभी भी 2014 के बाद से देश की राजनीति बदली है, उसके बरक्स अपनी रणनीति बनाने के लिए तैयार है? द्रौपदी मुर्मू जिनको बहुत कम लोग जानते थे, एक ट्राइबल नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने उनको पहले गवर्नर बनाया और उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए सुशोभित किया। जाहिर सी बात है, देश की पहली आदिवासी महिला या आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। तो ऐसे समय में जबकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चरम पर है, बहुत सारे विपक्षी दलों ने अपनी राय बदल ली। यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट घोषित किया, एक तरीके से उनको वोट दिया। ये महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे कुल सांसद जो वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में 776, सारे के सारे। कुल विधायक कितने हैं? 4033। अगर वोट के वैल्यू को अगर आप देखा जाए तो 776 सांसदों के वोटों की वैल्यू होती है 5,43,200। विधायकों के वोट की वैल्यू होती है 5,43,231, लगभग बराबर। और जीत का आंकड़ा होता है 5,43,316। यानी जिस भी कैंडिडेट को, यानी द्रौपदी मुर्मू को 5,33,216 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगी। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 60% वोट उनको मिलने वाले हैं, 60% वोट। जबकि एनडीए की कुल संख्या, कुल प्रतिशत वोट 48% और यूपीए की सिर्फ 24% है। लेकिन 60% इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो गैर एनडीए पार्टियां हैं, उन्होंने तय किया है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। जैसे बीजू जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वाईएसआर सीपी है, एआईडीएमके है, टीडीपी है, जेडीएस है, अकाली दल है, शिवसेना, यहां तक कि टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने भी कहा अगर उन्हें पता होता कि द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट बनने वाली है तो फिर उस पर उनके कैंडिडेचर के बारे में सोचा जा सकता था। ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट रणनीति है और विपक्ष अभी भी किसी रणनीति पर पहुंचने में नाकाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी का दांव चलता है और चारों खाने चित्त विपक्ष हो जाता है। क्या 2024 में भी यही होगा?
लगता तो बिल्कुल यही अभी तक। इन्हीं सब मसलों पे हम करेंगे बातचीत। आखिर क्यों विपक्ष मौजूदा राजनीति को, मौजूदा रणनीति को, बदले हुए परिवेश को समझने में असमर्थ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महाराष्ट्र पत्रकारिता के बहुत ही सीनियर पत्रकार प्रकाश पोहरे, जो वहाँ दैनिक देशोन्नति के चीफ एडिटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद सिद्धार्थ कलहंस, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ है। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण राय हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं। प्रिया सहगल है, जो न्यूज एक्स के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर है। और कार्तिकेय बत्रा रिसर्च स्कॉलर हैं, अमेरिका में पढ़ाते हैं और हिंदुस्तान में भी पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कार्तिक आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों में सबसे यंग है, शायद बेहतर तरीके से विपक्ष की रणनीति को समझ सकते होंगे या नए पर्सपेक्टिव आप दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, क्या विपक्ष अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है या बदल नहीं पा रहा, या मोदी और बीजेपी की राजनीति को समझ नहीं पा रहा? आशुतोष सर, इस शो के मुझे लगता है ये बड़े सारे वर्जन्स हो चुके हैं आपके चैनल पर। हर बार टाइटल कुछ और होता है, लेकिन अंत में चर्चा वही होती है कि विपक्ष क्या कर रहा है। तो ये दिस इज जस्ट अनदर एग्जांपल कि विपक्ष क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। देखिए, जहां तक वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सवाल है, उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं। तो वहां पर तो एक एनडीए का एक मतलब पुख्ता एडवांटेज था, ठीक मान लेते। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो बात थी, हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम इलेक्शन से पहले का कैंडिडेचर डिक्लेरेशन से पहले की बात करें, तो बीजेपी का जो एनडीए फॉर्मेशन था, उनके पास तकरीबन 49% वोट थे और उनकी एक रिलायंस थी वाईएसआर सीपी पर, टीआरएस पर और बीजेडी पर कि वो उनके पाले में आएंगे। तो अब देखिए उन्होंने कैंडिडेट कैसा उतारा। उन्होंने कैंडिडेट ऐसा उतारा कि ना केवल इन तीन में से दो पार्टीज आ गई, बीजेडी और वाईएसआरसीपी। बीजेडी आई क्योंकि वो एक ट्राइबल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। सिर्फ ये नहीं हुआ, लेकिन यूपीए में से एक एक्टिव कोalition मेंबर कांग्रेस के साथ जिनकी सरकार है झारखंड में, वो जेएमएम भी कंपेल हो गई कि वो सपोर्ट करे द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ऐसे में अब आप देखिए कि अब पटकथा क्या लिखी जाएगी कि पिछले 10 साल में या पिछले 6-7 साल में हमने पहले आपको एक दलित प्रेसिडेंट दिया और अब हम आपको एक महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट दे रहे हैं। ये कितने सारे सोशल आधारों को चेक करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक एंगल जगदीप धनखड़ साहब के कैंडिडेचर में यह भी था कि बीजेपी और आरएसएस के अंदर से आ रहा था कि देखिए आपका ओबीसी दलित आउटरीच तो चल रहा है, लेकिन अपर कास्ट शायद साइडलाइन फील कर रहा है, तो वो बॉक्स वहां से चेक हो जाएगा। तो ये बीजेपी इज ट्राइंग टू फाइंड पॉलिटिक्स इन एवरीथिंग। हर चीज पॉलिटिकल है बीजेपी के लिए इस समय। और ऑपोजिशन अभी तक जो मेन नेशनल ऑपोजिशन है, मैं स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा, नेशनल लेवल जो ऑपोजिशन है वो शायद इसको नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। वो शायद एक पुराने पैराडाइम में जी रहे हैं, जबकि पिछले 5-7 साल में पॉलिटिक्स का पैराडाइम, पॉलिटिक्स की लैंग्वेज, पॉलिटिक्स की गेम की बाउंड्रीज वो बदल गई हैं। जब गेम के रूल्स ही बदल गए हैं, आप कह रहे हैं कि पुरानी गेम होती तो मैं जीत जाता, लेकिन गेम के रूल्स बदल चुके हैं। तो जब गेम के रूल्स बदल गए हैं तो आपको भी बदलना पड़ेगा, वरना आपको गेम पीछे छोड़ देगी और आप एक स्पेंट फोर्स बन के रह जाएंगे। मैं फिर बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी बीजेपी को चुनौती नहीं दे पा रही है। आप राज्य दर राज्य देखिए, रीजनल पार्टीज, कांग्रेस के अपने यूनिट्स कुछ राज्यों में बीजेपी को अच्छी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर एक पावर की मोनोपोली हो गई है और उसमें ऑपोजिशन। देखिए आप कैंडिडेट सिलेक्शन आपने पहले कर दिया, जबकि हम कैंडिडेट्स के बारे में पहले से बोल रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, वो नाना प्रकार के लोग हो सकते थे। तो यशवंत सिन्हा जी को प्रोजेक्ट करने के पीछे आपकी क्या कैलकुलेशन थी कि केवल वो मोदी डिट्रैक्टर हैं? वो ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आप एक ट्राइबल खड़ा कर देते या आप एक दलित खड़ा कर देते, तब क्या होता? मान लीजिए, तब क्या कई पार्टियों के हाथ नहीं बन जाते? तब क्या आप कई लोगों को धन संकट में नहीं डाल देते? तो ये सारी चीजें। और अभी मैं राशिद कड़वाई साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कह रहे हैं कि देखिए मेन ऑपोजिशन पार्टी की टॉप लीडरशिप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसने। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये तो होना ही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।